हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना डाइजेशन का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो हम इसके 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके हैं, इवन हम डाइजेशन इन स्टमक तक पढ़ चुके हैं, माउथ में कैसे स्टार्ट होता है। बेटा मैं और क्लासेस की तरह ना आपको ये जो डाइजेशन है इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि मैंने आपको इंडक्ट्स, स्टिन्सन डक्ट, मतलब बहुत सारे डक्ट के बारे में बता दिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम एनसीईआरटी ही करेंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है इस बार भी बहुत, जो आप सारे बच्चे हो जो ड्रॉपर हो, आप खुद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले चुके हो, बहुत सारा एक्स्ट्रा मॉड्यूल पढ़ चुके हो, एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ चुके हो, फिर भी आप यहाँ हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी। तो उस स्ट्रैटेजी को सही करने के लिए बेटा हमें बिल्कुल सही, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेल्फ जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की पतली पतली बुक, एग्जाम्पलर, आपके पीवाईक्यूज, और एक आप अपनी चाहिए एमटीजी की ले लीजिए, एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स। ये सिर्फ 4 बुक आप लीजिए, इन्हीं को आप बार बार रिपीट कीजिए और बार बार पढ़िए बेटा। इसके अलावा हमें ये आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज अगर आप यहाँ हो तो अपने पिछले साल की गलतियों से कुछ सीखो। अभी भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागो बेटा कि जो अपने सिर्फ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए या फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एसोसिएट करने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए ये सब आप लोगों को सपने दिखाते हो, और एट लास्ट में आप लोग क्या आ जाते हो, आप लोग वहीं बैठे रह जाते हो। होना कुछ हज़ार बच्चों का सिलेक्शन है, और वो कुछ हज़ार बच्चों का सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो राइट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बेटा शुरू करने वाले हैं। अब हम शुरू करेंगे बेटा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, किस तरीके से होता है हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा हम कि रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट के अंदर होता है और दूध को पचाने के काम आता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। आप लोगों ने एक वर्ड भी सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है बच्चों? आप काफ़ी लोग होते हैं जो दूध पीने के बाद उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बेटा। एक्चुअली इंटेस्टाइनल जूस में हमारा एक एंजाइम होता है लैक्टेज। ठीक है, वो जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज यानी मिल्क के अंदर जो शुगर रहती है उसको पचाने के काम करता है। ठीक है, लैक्टोज उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज करता है, और हम दूध को पचा पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर या कुछ अडल्ट के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है या बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पचा पाते हैं। काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो दूध पी के दूध गिराने लगते हैं, क्योंकि वो दूध को नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है या बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ओके बच्चों, तो इसको कहते हैं बेटा लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने पढ़ा, मैं ब्रीफ समरी कर देती हूँ कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारा माउथ से शुरू होता है। मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। मैकेनिकल का क्या मतलब है? जो हमारे टीथ है उसको चबाते हैं, जिसमें भी कोई मैनुअल वर्क, हमारी मसल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें भी कोई इस तरह का काम होता है तो उस तरह के हम काम को मैकेनिकल कहते हैं। तो बेटा मैकेनिकल भी होता है, केमिकल यानी एंजाइम भी अटैक करता है। ठीक है, तो हमारा डाइजेशन बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में जो फूड होता है म्यूकस के साथ मिलके एक लुगदी टाइप बना लेता है, उसे हम कहते हैं बोलस। वही बोलस जब पेट में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, तो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, उसे हम कहते हैं काइम। अंडरस्टैंड बेटा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बोलस क्या है, काइम क्या है, ये आपको सब फंडे ना क्लियर होने चाहिए बेटा। ठीक है, अब स्टमक के अंदर हमारे पास पेप्सिनोजिन भी होता है। ठीक है, एंजाइम, और स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है। जब ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और हम एंटासिड ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड है ये ज़रूरी है बेटा प्रोड्यूस होना, क्योंकि यही हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ बेटा? पेट से। कहाँ से शुरू हुआ? स्टमक से, क्योंकि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वही वो एंजाइम सेक्रीट करती है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल है, तो वो डाइजेशन हमारा स्टमक से शुरू हो रहा है। तो जो पेप्सिनोजेन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये जो हमारा हमारा ये जो HCl है, जो एसिड है, वो इस एंजाइम को क्या करता है बेटा? एक्टिवेट कर देता है इस एंजाइम को। अंडरस्टैंड बेटा?
अब जो हमारा खाना है वो स्टमक से कहाँ पहुंच रहा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine। बेटा मैं एक एक लाइन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो मूवमेंट होते हैं उसमें कौन सी लेयर, सेकेंड लेयर, सिरोसा के बाद सेकेंड लेयर पढ़ी थी हमने मस्कुलरिस। तो जो सेकेंड लेयर होती है मस्कुलरिस उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मूवमेंट जनरेटेड होते हैं वो मस्कुलरिस लेयर से होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, नॉट ऑल, ज़्यादातर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं बेटा वो मस्कुलरिस लेयर से होते हैं। These movement help in thorough mixing of the food with the various secretion in the intestine। अब ये जो मूवमेंट हुए मस्कुलरिस लेयर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेकेंड लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलरिस लेयर, उसने मूवमेंट किए। अब इन मूवमेंट ने क्या किया बेटा, इन मूवमेंट ने जो हमारा गैस्ट्रिक वो जो काइम अंदर पहुंचा है डाइजेस्ट होने के बाद उसको मिक्स किया, किससे, इंटेस्टाइनल जूस से। इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था कौन कौन से, जो ड्यूडिनम के अंदर किस किस का सेक्रीशन आता है, लीवर का, किसका आता है, लीवर का सेक्रीशन आता है, पैंक्रियास का सेक्रीशन आता है, और वो सब मिलकर जो जूस बनाते हैं उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या फिर उसको सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं। उस जूस को, उस जूस का ही नाम है बेटा, चाहे इंटेस्टाइनल जूस कह लो चाहे सक्कस एंट्रिकस कह लो, ठीक है। वो हमने पढ़ा था, जिन बच्चों को नहीं पता वो मेरा पिछला लेक्चर देखकर आए, ओके। अब ये मस्कुलरिस लेयर क्या करती है, ये फूड को इंटेस्टाइनल जूस के साथ या इंटेस्टाइन की जितनी भी सेक्रीशन है उसके साथ मिक्स करती है, और उसके बाद यहाँ शुरू होता है डाइजेशन। जो भी फूड पेट से इंटेस्टाइन में आया है तो यहाँ पर शुरू होता है डाइजेशन। कौन कौन से सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है बेटा, सबसे पहले तो बाइल, बाइल रिलीज करती है। आपको पता है बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं एज वेल एज बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। अब ये बाइल सॉल्ट्स सोडियम टार्कोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन कौन कौन सी चीज़ सेक्रीट करती है बेटा, एक तो बाइल सेक्रीट करती है, एक पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करती है, और साथ में इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, तो ये सब सेक्रीशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये सब सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होके आते हैं क्योंकि जो डक्ट्स हैं उनको लेके आती है वो एम्फुला ओवेटर में उनको मिक्स कर लेती है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल कहाँ से रिलीज होते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से। ये आपको पता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल कहाँ से रिलीज होते हैं, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट से। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, बाइल में एंजाइम नहीं होते। अब दो चीज आई हमारे पास, पैंक्रियाटिक जूस आया और बाइल आया, बाइल में एंजाइम नहीं होते लेकिन पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, उसके अंदर होते हैं ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन होना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो जितनी भी चीजें बची हैं अनडाइजेस्टेड वो सब कहाँ पर होंगी, यहाँ डाइजेस्ट होंगी, तो उसके लिए एंजाइम भी ज़्यादा चाहिए बेटा। तो ये सारे एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा, ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस। लेकिन साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, उसको उनको एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है। अब एक्टिव उनको कौन करता है बेटा, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड, सबसे पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन, उसके ऊपर ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है बेटा,
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो म्यूकोसल लेयर है इंटेस्टाइन की, वो एक एंजाइम रिलीज करती है एंट्रोकाइनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले आता है एंट्रोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है, तो एंट्रोकाइनेज रिलीज होता है बेटा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। हाईलाइट इनको करते जाना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो एंट्रोकाइनेज है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होकर ये ट्रिप्सिनोजिन पे जाकर एक्ट करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट कर देता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन एंजाइम अटैक किया एंट्रोकाइनेज और उसको एक्टिव कर दिया ट्रिप्सिन में। अब ये एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम है ये कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, ये होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सारे एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजीन एंजाइम है उस पर एंट्रोकाइनेज एक्ट करता है और उसको ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। अब जो एंट्रोकाइनेज है वो कहाँ से सेक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होता है। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये बाकी जितने भी एंजाइम है, चाहे वो कीमोट्रिप्सिन हो, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस हो, अमाइलेजेस हो, लाइपेजेस हो या न्यूक्लियसेस हो, ये बाकी सारे एंजाइम को एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो मेजर रोल किसका हुआ, एंट्रोकाइनेज का। अगर एंट्रोकाइनेज नहीं होता तो ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर नहीं एक्टिवेट होता, तो वो इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम बना है वो बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है, तो विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, अब ये तो हो गया पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स के बारे में जिक्र। अब हमारा आता है बाइल। जो बाइल ड्योडिनम में आता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जो बाइल ड्योडिनम के अंदर रिलीज होता है ना बेटा, उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ब्लिरुबिन एंड ब्लीवर्डिन। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, ब्लिरुबिन एंड ब्लीवर्डिन। इसके अलावा बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रोल होता है एंड फास्फोलिपिड होता है। ये सब याद रखना, बच्चों को दो ही चीज याद रहती है, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, और बाकी चीजें वो याद ही नहीं रखते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा, ड्योडिनम के अंदर जो बाइल होता है रिलीज होता है उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, ब्लिरुबिन एंड ब्लीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फास्फोलिपिड होता है, बट नो एंजाइम, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। तो बाइल जरूरत क्यों है बाइल की, अगर कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल क्या करता है, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप घी का, तेल का तड़का लगाते हो, ब्रेड पे बटर लगा के खाते हो और खूब सारा घी वी मसालेदार खाना खाते हो, वो जो फैट होता है वो कौन पचाएगा, वो बाइल बचाएगा। अब बाइल कैसे करेगा बेटा, बाइल जो फैट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बाइल उस फैट को तोड़ देता है और उसे हम कहते हैं मीजल्स। क्या कहते हैं बेटा, मीजल्स। तो बाइल का मेजर फंक्शन है अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मीजल्स। अंडरस्टैंड। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जिनका नाम है लाइपेजेस, तो बाइल उनको भी एक्टिवेट करता है। तो बाइल के दो फंक्शन हो गए, अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। होता है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, तो बाइल वही करता है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे से फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसे हम कहते हैं मीजल्स। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। ओके, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथीलियम, लास्ट वाला जो इपिथीलियम होता है, लास्ट जो लेयर होती है बेटा, उसके अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं। गोबलेट सेल का क्या फंक्शन होता है, वो म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या फंक्शन होता है बेटा, म्यूकस रिलीज करते हैं। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथीलियम हैज गोबलेट सेल विच सेक्रीट म्यूकस। ठीक है,
द सेक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ द म्यूकोसा से जितना भी जूस निकल रहा है, इंटेस्टाइनल जूस जो निकल रहा है, ठीक है, अलोंग विद सेक्रीशन ऑफ द गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का जो सेक्रीशन है म्यूकस, वो उस जो ब्रश बॉर्डर जो लेयर है म्यूकोसा की, उसका जो सेक्रीशन है, उस ब्रश बॉर्डर लेयर मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, वो टूट जाती है और जूस के अंदर गिर जाती है और वो गोबलेट सेल के सेक्रेशन के साथ मिक्स होती है और क्या बनाती है, इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रिकस। उसका दूसरा नाम है सक्कस एंट्रिकस। समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आता है, बाइल लीवर से आता है, और आपकी जो इंटेस्टाइनल जूस है या सक्कस एंट्रिकस है वो गोबलेट, उसमें क्या होता है, गोबलेट सेल का सेक्रीशन। गोबलेट सेल कहाँ से रिलीज होते हैं, जो हमारी लास्ट वाली लेयर है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वहां से आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, म्यूकस को सेक्रीट करना। इसके अलावा जो ब्रश बॉर्डर सेल होते हैं इंटेस्टाइनल के, उसमें से भी जो सेक्रीशन रिलीज होता है वो गोबलेट सेल के सेक्रीशन से मिलता है और इंटेस्टाइनल जूस बनाता है, जिसका दूसरा नाम है सक्कस एंट्रिकस। अब इसकी एक एक लाइन में इतनी ब्यूटीफुल चीजें लिखी हुई हैं बेटा, बस उसको डीकोड करने की जरूरत है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो और ध्यान से करने की जरूरत है। आलतू फालतू मत पढ़ो, मत टाइम वेस्ट करो। अब इस जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अभी हमने पैंक्रियाज वाला एंजाइम पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। उसमें सारे के सारे डाइसैक्राइडेजेस होते हैं। डाइसैक्राइडेजेस क्या होते हैं, जो डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड में तोड़ देते हैं। जो डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड के अंदर तोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माल्टेजेस, गैलेक्टेजेस। ठीक है, ये डाइसैक्राइड को मोनोसैक्राइड के अंदर तोड़ देते हैं। इसके अलावा डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं इनके अंदर। डाइपेप्टाइडेजेस जो प्रोटीन होते हैं दो मॉलिक्यूल, उनको सिंगल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, यानी दो पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। लाइपेजेस जो कि फैट को ब्रेक करते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। तो इंटेस्टाइन में हमारे कौन कौन से एंजाइम हुए, डाइसैक्राइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जो म्यूकस होता है, जो कहाँ से रिलीज होता है, गोबलेट सेल से। वो म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, बाइकार्बोनेट कहाँ से रिलीज होते हैं, पैंक्रियाज से। ठीक है, वो क्या करता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, वो जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसल लेयर है, जो लास्ट वाली लेयर है, उसको एसिड से जलने से बचाता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं बेटा, वो गोबलेट सेल से जो म्यूकस से रिलीज होता है उससे जाके हाथ मिला लेते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों ने फ्रेंडशिप कर ली। अब दोनों क्या करते हैं, दोनों अंडर काम करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के। तो वो गार्ड करते हैं उसको, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, कि कोई एसिड आके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसिड समझ लो विलन है, गुंडा है किसी मूवी का। तो जो म्यूकस है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर, बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, पैंक्रियाज से आया, उसके साथ मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, एसिड से। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा क्या काम है, इसके अलावा जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है इंटेस्टाइन में, वो अल्कलाइन मीडियम पर काम करती हैं। उसको बेसिक मीडियम चाहिए, यानी pH 7 से ऊपर चाहिए, तो वो उसको अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करती हैं, अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड कराती हैं। अंडरस्टैंड बेटा, अंडरस्टैंड कि बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकोसा का क्या रोल है। ठीक है, अब हम आते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड पर। सब म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, उसमें होती है ब्रूनर्स ग्लैंड,
उसमें कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। आपको इसको भी याद रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? वो सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा। अब हम करते हैं डाइजेशन। कौन सा एंजाइम क्या करते हैं? अब सबको आपको पता चल गया कौन सा एंजाइम कहाँ रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट में तो क्या होता है? एक होता है बस पेप्सिनोजेन, ठीक है, वो भी प्रोएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको भी एक्टिव करना पड़ता है, HCl उसको एक्टिव करता है। इसके अलावा सारे के सारे एंजाइम कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइन में। पैंक्रियाटिक जूस से एंजाइम निकलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस से एंजाइम निकलते हैं। आपको मैंने याद करा दिए हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस याद करा दिए हैं। अब हम देखते हैं कि एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं। देखो बेटा, अब जो प्रोटीन स्टमक से निकल के आया है, पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, स्टमक में वो पार्शली हाइड्रोलाइज्ड हो गया था। स्टमक में एंजाइम होते हैं, कौन से कैटेगरी के होते हैं? हाइड्रोलेसेस होते हैं, ठीक है। अब जो भी प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टोन्स क्या होते हैं बेटा? पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ये जो होते हैं हमारे जो काइम के अंदर, जो काइम पता है ना, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो बोलस मिक्स हुआ उसको काइम कहा। जो इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा काइम, जो इंटेस्टाइन के अंदर काइम पहुंचा है, उसमें क्या क्या है? प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। अब इसके ऊपर जो इंटेस्टाइन में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? पैंक्रियाटिक जूस में। अब क्वेश्चन आता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में? बेटा ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस, ये जो 3 एंजाइम है, ये हमारे एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेसेस। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होते हैं। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज हुए हैं, ये प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो कि पेट से आए हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको चेंज कर देते हैं डाईपेप्टाइड्स में। उनको चेंज कर देते हैं डाईपेप्टाइड्स में। अभी पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम के बता रही हूँ फंक्शन, बेटा ध्यान से सुन लो, ठीक है, कि जो हमारा स्टमक से पार्शली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन आई है, ये एंजाइम उस पर एक्ट करते हैं और उसको डाईपेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। अब काइम के अंदर खाली प्रोटीन ही तो नहीं है ना पार्शली हाइड्रोलाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट भी है पार्शली हाइड्रोलाइज्ड। अब जो कार्बोहाइड्रेट काइम में प्रेजेंट होता है, पॉलीसेक्राइड, जो भी कार्बोहाइड्रेट उस काइम में प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है। सलेवरी अमाइलेज पढ़ा था आपने ऊपर। अब यहाँ पर जो पैंक्रियाज में अमाइलेज है, वो जो खाने काइम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उस पर अटैक करता है और उसको चेंज कर देता है डाईसैक्राइड में, ठीक है। उसको किस में चेंज कर दिया? डाईसैक्राइड में। अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया पैंक्रियाज ने, अब क्या बचा हमारा? फैट, जिसका डाइजेशन शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे स्टमक में और बक्कल कैविटी में कोई भी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं थे। अब फैट क्या करता है? जो लाइपेज एंजाइम है, जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम प्लस बाइल, लाइपेज एंजाइम और जो बाइल है वो फैट पर अटैक करता है और उसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है। अंडरस्टैंड? फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में शुरू होकर इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। तो जो फैट है उस पे लाइपेज प्लस बाइल एक्ट करता है और उसको डाइसैक्राइड एंड मोनोसैक्राइड में चेंज कर देते हैं। अब हमारे बचे न्यूक्लिक एसिड्स। अब क्या बचे? न्यूक्लिक एसिड्स। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम होते हैं न्यूक्लियेजेस। कौन से एंजाइम होते हैं? न्यूक्लियेजेस। ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम सारे पैंक्रियाटिक जूस में है, देखो बेटा एंजाइम, ठीक है। अभी हम इंटेस्टाइनल जूस के भी एंजाइम पढ़ेंगे। अभी तो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने उसको चेंज करा है, अपना पैंक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। अभी हम पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके ऊपर न्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो अटैक करता है और उसको न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज कर देता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि पैंक्रियास में जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं। और उसके बाद अब हम आते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होते हैं, वो इसको कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड को, ठीक है।
अब जो एंजाइम्स होते हैं सक्कस एंट्रिकस में, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम होते हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट आए हैं हमारे अबाउ रिएक्शन के, उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कौन सा एंजाइम है जो प्रोडक्ट को चेंज करता है। बच्चे गलती से पैंक्रियाटिक जूस लिख आते हैं, लेकिन वो सक्कस एंट्रिकस जूस है जो उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करता है। तो अब ये फाइनल स्टेप है डाइजेशन का। क्या है बेटा? ये फाइनल स्टेप है। ये कहाँ पर होते हैं? ये होते, अब क्वेश्चन आता है जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का वो कहाँ पर होता है। तो जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का बेटा, वो म्यूकोसल इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन में होता है, उसके पास होता है। इंपॉर्टेंट, जो इंटेस्टाइन की लास्ट वाली लेयर है म्यूकोसल इपिथेलियल सेल, वहां पर ये सारे फाइनल स्टेप डाइजेशन के होते हैं। अब प्रोटीन से क्या बना था? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड पे कौन सा एंजाइम ने अटैक किया? डाइपेप्टाइडेजेस। किसने अटैक किया? डाइपेप्टाइडेजेस। डाइपेप्टाइडेजेस डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। माल्टोज, माल्टोज पे किसने अटैक किएंगे? माल्टेज। वो चेंज करेगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है। लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा? लैक्टेज, और वो चेंज करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। जी दूध ले आओ, जी यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दूध ले आओ। ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज पे कौन अटैक करेगा? सुक्रेज, और उसको ग्रैंडफादर में चेंज कर देगा। ग्रैंडफादर मतलब जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रक्टोज, और एफ से फ्रक्टोज। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड बचे थे ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइड्स पर न्यूक्लियोसाइडेज अटैक करते हैं और उनको सिंपल शुगर और बेसिस यानी नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज कर देते हैं। अब जो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने डाई और मोनोग्लिसराइड्स बनाए थे, उस पर इंटेस्टाइनल लाइपेज अटैक करता है और उसको सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो बेटा ये जो टेबल है डाइजेशन की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। अब the breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। ये इंपॉर्टेंट है। ड्योडिनम की सॉरी बच्चों, ड्योडिनम की जो म्यूकोसल लेयर होती है बेटा, ड्योडिनम की जो म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर ये सारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ही ये सारी रिएक्शन हो जाती है। अब ये जो सिंपल सब्सटेंस बने हैं ड्योडिनम के अंदर, ये कहाँ जाएंगे? जेजेनम और इलियम के पास, और वहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। वहां पर क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। तो ये आपको याद रखना है। The undigested and unabsorbed substances are passed on to the large intestine। और जो भी undigested और जो absorb नहीं हुए हैं और जो digest नहीं हुए हैं वो कहाँ चले जाएंगे बेटा? वो large intestine के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बेटा? large intestine के पास। ठीक है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती है। ठीक है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट याद रख लो बेटा। एब्सॉर्प्शन ऑफ स्मॉल वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। कुछ वाटर, मिनरल्स और जो ड्रग्स होते हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा बेटा सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। इसके अलावा क्या होता है बेटा? म्यूकस का सेक्रीशन। ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल वाटर, मिनरल एंड ड्रग्स वो इसके अंदर होता है। इसके अलावा इसके अंदर म्यूकस सेक्रीट होता है, जो वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इकट्ठा करता है। म्यूकस का क्या फंक्शन है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया है वो उसको इकट्ठा करता है और उसको चिकना बनाता है ताकि इजी पैसेज हो जाए, फीकल मैटर इजीली पास हो जाए रेक्टम से।
समझ आया? तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन होता है किस किस का, वाटर का, मिनरल का और ड्रग्स का। इसके अलावा म्यूकस सेक्रीट होता है जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको चिपकाता है, इकट्ठा करता है, उसको चिकना बनाता है ताकि इजी पैसेज हो जाए। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस उसे हम कहते हैं फीकस। ठीक है, अब उन्होंने कहाँ एंटर किया? लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में एंटर करा। कहाँ से? इलियोसीकल वॉल्व से। जो इलियम और सीकम के पास जो राजदूत खड़ा था जिसे हमने इलियोसीकम वॉल्व बोला था, वहां से उन्होंने फीकल मैटर ने सीकम में एंटर किया। अब इस बॉल का क्या फंक्शन होता है? फीकल मैटर दोबारा ना चला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उसको रोकता है। ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो दोबारा ना चला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो उसको रोकता है। तो इलियम से इलियोसीकल वॉल का फंक्शन है बेटा विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम। अब ये जो फीकस है ये रेक्टम के अंदर स्टोर रहता है जब तक कि उसको बाहर नहीं निकाल देते, डिफिकेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आज आपका यहाँ पर डाइजेशन खत्म होता है। अब ये बेटा जो डाइजेशन है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी, ये गैस्ट मतलब पेट में या इंटेस्टाइन में, ये सब कंट्रोल में रहती हैं। ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी मैनेजर रहता है। किसके कंट्रोल में रहती है? दो मैनेजर है इनके, एक हार्मोन और एक आपका होता है न्यूरल ब्रेन। तो ये जो ब्रेन है और हार्मोन है ये इन एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं इन एक्टिविटीज को। तो ये जो है हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं डाइजेशन की, ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में रहती हैं ताकि डिफरेंट पार्ट प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर पाए। वरना अगर एक ने मना कर दिया मैं अपना काम नहीं करता, भाई मैं तो थका हुआ हूँ आज मैं नहीं करूंगा, कैसे काम चलेगा? हर एक का अपनी एक सिग्निफिकेंट जर्नी है, हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंट काम है। अगर किसी ने मना कर दिया तो कैसे काम चलेगा? तो इनके जो मैनेजर है ना, न्यूरल यानी ब्रेन और हार्मोन, वो उनको कोऑर्डिनेट करके रखते हैं बेटा। द साइट देखना, स्मेल करना और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी। ठीक है, जैसे ही हम अपनी आंखों से खाने को देखते हैं, स्मेल करते हैं, तो क्या होता है? क्या सेक्रीट होता है? सलाइवा। क्या सेक्रीट होता है? सलाइवा। सलाइवा सेक्रीट हुआ, सलाइवा में एंजाइम है, सलाइवा में आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन भी ऐसे ही सेक्रीट होता है। न्यूरल जो सिग्नल्स मिलते हैं, ब्रेन से जो सिग्नल मिलते हैं कि खाना आ गया है, तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रीशन भी सेक्रीट हो जाते हैं न्यूरल सिग्नल की मदद से। ठीक है, तो द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय द म्यूरल मैकेनिज्म। जैसे कि मसल्स की एक्टिविटी होती है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है, जितनी भी एक्टिविटी एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स करती है वो भी ब्रेन उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, लोकल लेवल पर भी और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, गैस्ट्रिक में जो म्यूकोसल लेयर है, इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल लेयर है, वो हार्मोन सेक्रीट करती है, वो हार्मोन सेक्रीट करते हैं। और ये जो हार्मोन है जितने भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अंडरस्टैंड? न्यूरल कंट्रोल समझ में आया? और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और गैस्ट्रिक म्यूकोसा हार्मोन सेक्रीट करती हैं, और ये हार्मोन जो सेक्रीट कर रही हैं वो कंट्रोल करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो लोकल हार्मोन है वो कंट्रोल करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट। बेटा कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता है क्या होती है? ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि हम फूड से क्या निकलती है बेटा? एनर्जी। फूड से क्या निकलती है? एनर्जी। अब 1 ग्राम फूड से कितनी एनर्जी निकलती है? 1 ग्राम फूड से, चाहे हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चाहे हम 1 ग्राम फैट खा रहे हैं या 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं, उससे कितनी एनर्जी निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स and the energy content of food are expressed in terms of heat energy.
भाई हमें कितनी एनिमल को ज़रूरत है, कितने फूड हमें चाहिए, ये हीट एनर्जी करते हैं, क्योंकि हीट है वो अल्टीमेट फॉर्म है सारी की सारी एनर्जी की। इसको किस में मेजर करते हैं हम, कैलोरी में या फिर जूल में। ठीक है, कैलोरी और जूल इसकी डेफिनेशन आपको पता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी की जरूरत है 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ये हमारी हो गई टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन जो फिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टडी किया है डाइजेशन, वो जनरली कैलोरी यानी स्मॉल अमाउंट में नहीं यूज करते, वो जनरली किलो कैलोरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, किलो कैलोरी यूज करते हैं या फिर किलो जूल यूज करते हैं। तो 1 किलो कैलोरी क्या हो गया, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत है कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ले। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, किलो कैलोरी को जनरली कैलोरी और जूल के अंदर हमेशा कैपिटलाइज मतलब इसको ही यूज करते हैं। तो 1 ग्राम फूड को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, एक क्लोज मेटल का कंटेनर होता है, उसमें 1 ग्राम फूड डाल दिया, 1 ग्राम फूड को जलाया, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। तो जो 1 ग्राम फूड कंप्लीट कंबस्चन हुआ, उसका पूरा का पूरा यूज हुआ और उससे कितनी एनर्जी निकली, उसको उन्होंने बोला ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने किलो कैलोरी को किस में कैपिटलाइज किया, मतलब किस में यूज किया, कैलोरी और जूल में। उन्होंने क्या किया, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज्ड मेटल का चैम्बर था जिसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन थी, उसमें 1 ग्राम फूड डाला और देखा उसके कंप्लीट कंबस्चन से कितनी एनर्जी निकलती है, उसको उसने बोला ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस एनर्जी वैल्यू। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबस्चन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। एक्चुअल अमाउंट जो निकलती है उसको फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं, और बॉम्ब कैलोरीमीटर में डालने के बाद जो एनर्जी जो उन्होंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल के एनर्जी वैल्यू निकाली उसको ग्रोस एनर्जी वैल्यू कहते हैं। डिफरेंस समझ लेना बेटा, जो एक्चुअल अमाउंट में निकलती है उसको फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं, और जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल के निकाली उसको हम ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाल के जो वैल्यू कार्बोहाइड्रेट की निकली है वो 4.1 किलो कैलोरी निकली है पर ग्राम, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम निकली है, और फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम निकली है। यानी फैट बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है। और जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की 4 है, प्रोटीन की भी 4 है और फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन बेटा आप लोग मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहे हो, मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से सिंपल वे में आपको एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइक व्यूज नहीं आ रहे हैं बेटा। ऑल्दो आई नो कि मेरा नया चैनल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सीरियस और अच्छे बच्चे जुड़े, इस तरह के बच्चे ना जुड़े कि आज ये चैनल आज वो चैनल, ऐसा नहीं बेटा। सीरियस बच्चे जुड़ो, गारंटीड मैं दिलवाऊंगी आपको 350+ इन बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो अब हम आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। कल हमारा डाइजेशन फिनिश हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ही बचा है इसके अंदर, और कुछ हम डाइजेस्टिव डिजीजेस करेंगे। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बेटा, डायग्राम 2-2 3-3 बार बना के देख लेना है इसको। डायग्राम एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छोड़नी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।